हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी की किताब रिमझिम का आखिरी चैप्टर पार्ट 2 है हमारा ये। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की चुनौतियाँ, चुनौती हिमालय की। और इसका हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। इसको मैं पार्ट को आपको थोड़ी सी स्पीड से समझा देता हूँ समरी में कि इस चैप्टर के अंदर जवाहरलाल जो नेहरू हैं, जो अपने प्रधानमंत्री थे, वो सफ़र पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं हिमालय की। और उनको क्या क्या सामना करना पड़ता है कठिनाई का, क्योंकि वहाँ पर घाटियाँ होती हैं, चढ़ाव होता है, उल्टा तो चढ़ना भी है उनको, और 8 मील उनको जाना था। तो जो कुली होते हैं वहाँ के, जो ले जाने वाले होते हैं, वो मना करते हैं कि सर अभी बर्फ़ गिर रही है, आप चलिए मत, अभी ये रास्ता बहुत ख़राब है। पर वो कहते हैं कि चलना चाहिए, कठिन परिस्थितियाँ मिलेगी जीवन में तभी तो हम कुछ सीखेंगे। तो वो चल जाते हैं। वो जैसे चलते हैं तो वहाँ पर जो ग्लेशियर होते हैं, जो बर्फ़ के बड़े बड़े, वो वहाँ से एक खाई होती है, वहाँ पर उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं। और गिरने के बाद वो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं उनके साथ, जो दोस्त वगैरह गए होते हैं, तो वो उनको एक रस्सी की सहायता से बाहर निकालते हैं। बड़ी मुश्किल होती है, फिर भी वो हार नहीं मानते, चलते चलते जाते हैं। और फिर उनको बाद में इतनी चुनौती मिलती है कि उनको वापस, उनका जो गाइड होता है ना, गडेरिया, वो वापस लेके आता है, कहता है चलिए अब जा नहीं सकते, बर्फ़ बहुत बढ़ने लगी है और फिसलन बढ़ गई है। ठीक है। और क्योंकि जो अमरनाथ जब जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो चलते हैं ना, जैसे ये बर्फ़ जमी हुई है, ये गिर जाती है, तो फिर दबने का खतरा है, फिर वापस उतरना है, फिर चढ़ना है, और बर्फ़ पे चलना है, फिसलन बढ़ जाती है और कई हज़ारों फीट ऊंचाई पर जाना रहता है। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने वापस आ गए। और फिर वापस आने के बाद उन्होंने अपना जो जाते हैं वो वापस, तो उन्होंने वो छोड़ आया वहाँ से, जो सफ़र करने गए थे वो। ठीक है। तो आधा अधूरा सफ़र उनका छूट गया था। ये किसने लिखा था? सुरेखा पढ़लीधर ने लिखा था। अब आते हैं यहाँ पर भारत राजनीतिक। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा भारत के बारे में बताया गया है कि कौन सा देश कहाँ पर है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लगी हुई है, और राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ये सब आपको दिखाया गया है। हमारा मध्य प्रदेश इसमें कहाँ पर है? ये रहा मध्य प्रदेश हमारा रहा। ठीक है। भोपाल राजधानी है, मध्य प्रदेश है। इसमें अच्छा दिया गया है, इसमें आपको राजधानी के साथ दिया गया है। जैसे पंजाब है, उसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। दिल्ली की दिल्ली है। और उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है। ठीक है। और बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ठीक है। यहाँ पर सबकी दी गई है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की तेलंगाना, हैदराबाद है। ठीक है। या उसके बाद यहाँ पर देखो, और कर्नाटक की बेंगलुरु है ना, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, और पंजाब की हुई गई थी हिमाचल है, जम्मू कश्मीर देखो कहाँ तक लगा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बॉर्डर भी दिया गया है कि ये देखो कहाँ पर पंजाब हरियाणा से लगता है पाकिस्तान का बॉर्डर, राजस्थान के बॉर्डर लगता है ना, गुजरात से भी लगता है इसका बॉर्डर, और जम्मू कश्मीर से लगता है, लद्दाख से भी लगता है इसका बॉर्डर, है ना। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला है। और उत्तराखंड की कौन है? देहरादून है। तो देहरादून देखो कहाँ कहाँ है? ये सिक्किम है, भूटान है, और अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये सिक्किम है, ये नेपाल है। नेपाल की पूरी राजधानी चाइना से लगती है। ठीक है। ये हमारा देश में जरूर नहीं आता है नेपाल, पर हमारा देश का हिस्सा रहा है। अलग से देश जरूर बन गया वो, मगर हमारे देश का हिस्सा वो हमेशा से रहा है। ठीक है। तो ये इसकी क्या है? राजधानियाँ और देश है। इसके बाद हम यहाँ पर अब जानेंगे कि क्वेश्चन आंसरों के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर कहाँ क्या है, कहाँ क्या है पर देखो, इस नक्शे से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि लेह लद्दाख, एक मिनट रुकना, लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो अपन ने ढूंढ लिया था लद्दाख कहाँ पर है। ठीक है। अपन ने ढूंढा था ना लद्दाख कहाँ है, तो ये लद्दाख है और उसकी राजधानी लेह है, ये अपन ने पता कर लिया था। उसके बाद यहाँ के अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं, और वहाँ किन किन जरियों में पहुँचा जा सकता है। ठीक है। तो हमें ये लगाना है। अब आप रहते कहाँ हो, तो आपको क्या करना है? गूगल मैप की सहायता से आपको वहाँ पे पता करना है जाने में कितना वक्त लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा। जैसे अपन मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश तो इस सेंटर में है भारत के। अब सेंटर से अपन को लद्दाख पहुँचना मतलब सबसे एंड पहुँचना है अपन को। कहाँ पहुँचना है? सबसे एंड जाना है हमें। अब एंड जाने में तो क्या लगेगा? हमें टाइम लगेगा ना। तो कितना टाइम लगेगा वो आप अपने घर वालों से, अपने बड़ों से जरा उससे चर्चा कीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी ना अपन लोगों ने? राख की रस्सी पढ़ी थी, वो मेरी फेमस भी बहुत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट से मैं तिब्बत को ढूंढो। अब तिब्बत को ढूंढना है हमें।
तो नक्शे में तिब्बत तो हमें मिल ही गया था, हमने अभी आपको बताया था ना कि तिब्बत कहाँ पर है। तो तिब्बत देखो ये पढ़ लीजिए ना मैंने, चीन ये है तिब्बत, मतलब जो चीन होता है उसी को अपन तिब्बत कहते हैं। तो ये अपन जब जब की बात है वो, जब देश मतलब बड़ा देश था हमारा, वहाँ तक लोग जाया आया करते थे, उस टाइप की बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है वाद विवाद। वाद विवाद मतलब बातचीत। वाद विवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत होती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है वाद विवाद में, पहला कि बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लग रहे की क्या वजह हो सकती है। तो क्या वजह हो सकती थी उन लोग उसकी, जो वो फीका लग रहा था, उदास सा लग रहा था। तो ये है आपका, यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे नहीं थे, ना ही बर्फीला था जो इलाका था वहाँ का, ठीक है। इस कारण का ये जो आना जाना कैसा लगता था उसका, फीका लगता था। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि बताओ कि ये जगह कब उदास और कब फीकी लगती है। ये कब फीकी का मतलब, वहाँ पर जब हरियाली नहीं होगी, कोई रौनक नहीं होगी, तो वो फीकी लगेगी, ठीक है। तो जैसे घर है, बाजार है, स्कूल है, खेत है, ये कब लगते हैं फीके। तो देखो घर है, घर जब फीका लगेगा आपका जब बाहर चले जाएंगे वहाँ के लोग, ठीक है। जैसे हमारे घर के लोग बाहर चले गए घूमने शादी में, ठीक है, तो बहुत बेकार से लगता है। ऐसे ही क्या है, जैसे अब कब अच्छा लगेगा, रौनक कब आई, जब घर वाले वापस आ जाएंगे या घर वाले बहुत सारे रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, ठीक है, इसलिए। दूसरा बाजार है, बाजार में दोपहर के समय आप देखोगे तो बाजार में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है दोपहर के समय, मतलब 10 से लेकर 5 बजे तक, ठीक है, बहुत अच्छी रहती है भीड़, ठीक। उसके बाद जब अब रौनक कब आएगी वहाँ पर, तो शाम के समय रौनक आती है, चहल पहल नहीं होती है पर रौनक मतलब अच्छा सज जाती है, लाइट चालू हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है मार्केट में। उसके बाद आता है आपका कौन सा, स्कूल। जब स्कूल की बच्चों की छुट्टियां हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, ठीक है। और जब रौनक कब आएगी उसमें, रौनक जब आएगी उसमें जब स्कूल चालू हो जाएगी, वापस से सब बच्चे रहेंगे। वह खेत है, तो खेत में जब फसल कट जाती है तो वो क्या हो जाती है, जो परती बचती है वो सब खत्म हो जाती है। जब क्या होता है कब उदास हो जाता, मतलब उदास हो जाता है फिर वो। और रौनक कब आती है, जब खेतों में फसल लहराने लगती है। जैसे अभी मार्च चल रहा है तो फसल अभी बहुत तेज लहरा रही है और कुछ की कटाई चल रही है। तो नंबर दूसरे पर क्या लिखा है कि जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। तो तर्क क्या होता है, तर्क का मतलब आप अपने दिमाग से बताओ, ठीक है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि जो रास्ते कठिनाई होती है, चुनौती होती है, वहाँ से कहीं हट जाना सही है। तो क्या होता है कि जो भी बड़े लोग हुआ है, मतलब पहले जो आ गए, जो महापुरुष हुए हैं, वो कठिनाइयों से नहीं डरे। अगर वो कठिनाइयों से डर जाते तो आज हम देश आज़ाद नहीं हो पाता, हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हो पाता, और आज हम भी अभी भी अंग्रेजों के गुलाम रहते, ठीक है। तो ये संभव है कि मतलब ये असंभव हो जाएगा कि वो क्या होता है वापस मुड़ के आ जाए। वो वापस मुड़ के जो आए हैं तो वो असंभव था। क्यों था, क्योंकि ऐसा करने में अफसोस या दुख होगा नहीं, होगा कि आपको गर्व होगा, कि आपको क्या होगा, गर्व होगा कि आप कितने दूर तक गए और वापस आ गए। हाँ, जो नेगेटिव थॉट वाले जो लोग होंगे वो तो ये सोचेंगे कि अरे इसमें दम नहीं थी तो और वापस आ गए, वो ताकत नहीं थी उनमें, ऐसा, ठीक है। पर उम्र के साथ और देखा जाए और उनको ये देखा जाए कि उन्होंने किस प्रकार अपना जोश दिखाया, आत्मविश्वास दिखाया कि नहीं मैं इन कठिनाई परिस्थितियों में चल पड़ू, मतलब चल सकूंगा, ठीक है। और उसके बाद अब अगला आता है आपका कॉलाज। तो कॉलाज क्या होता है, कॉलाज का मतलब होता है कि एक दीवार पर या पेज पर बहुत सारे फोटोज चिपकाकर उनके बारे में वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको अपनी क्लास में लगाना है तो अपने पहले एक बार टीचर से पूछ लेना। और दूसरा भी यही है कि कॉलाज जो आपने बनाया, मतलब जो चित्र बनाए हैं आपने, उनके आपको उनके प्रति क्या भावनाएं आ रही है मन में, उनके भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारी समझ। तो इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें, वृत्तांत मतलब घूमना, ठीक है। तो इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी छोटी सी लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। आपको अगर आ रही हो तो आपको लिखना है छोटी सी यात्रा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू को अमरनाथ तक का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। तो आपको मैं कारण पहले ही बता चुका हूँ क्यों छोड़ना पड़ा, कि जवाहरलाल नेहरू का अमरनाथ का सफर अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता जो था बहुत गहरा था और जो खाइयाँ थी बहुत चौड़ी थी, खाइयाँ चौड़ी थी और उन पर चल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उन्हें वहाँ का जो अधूरा रास्ता छोड़ना पड़ा। फिर क्वेश्चन अगला आता है कि जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे। ठीक है, जवाहरलाल और ये तीनों क्यों बंधे थे रस्सी से, क्यों कि वो एक बार जो जवाहरलाल नेहरू थे वो नीचे फिसल गए थे और रस्सी से उनको लेकर वापस आया गया था। दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि रस्सी से इसलिए बंधे थे क्योंकि वहाँ पर चलने में बड़ी परेशानी थी। अगर आप एक दूसरे को रस्सी से बंधे रहते हैं तो आप
आप एक दूसरे के कम्फर्ट, और अगर वो गिर रहा है तो आप उसको बचा सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। इस वजह से वो रस्सी से बंधे थे। अगला क्वेश्चन है कि पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की, पर्वतारोहण, क्योंकि पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। तो आप इसमें उत्तर में लिख सकते हैं कि उत्तर में आप लिखेंगे कि कुछ लोगों को पर्वतारोहण बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण लगता है। इनके अंदर कुछ असाधारण काम करने की लालसा होती है। असाधारण मतलब ऐसा काम जो दूसरा नहीं कर सकता है। फिर अगला आता है, ऐसे कौन सी चुनौती भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे। अब आपको क्या पसंद है चुनौती वाले काम, वो आप अपने उसमें लिख सकते हैं कि आपको क्या चुनौती करना पसंद है, ठीक है। अगला आता है कि बोलते पहाड़। बोलते पहाड़ मतलब क्या होता है, जब आप पहाड़ पे जाओगे तो पहाड़ कभी नहीं बोलेगा। बोलने का मतलब इनका क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि आप जैसे पहाड़ पे चढ़ोगे तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। वहाँ का जो पर्यावरण रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, पहाड़ है और वहाँ की जमीन है, खुशबू है, वो सब अलग रहेगा, वही बोलना कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है पहला कि उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़। चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना, चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा और ऐसा भी वाक्य है जैसे बिजली चली गई, चांद से शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य ढूंढ और लिखो। ऐसे वाक्य क्या करना है, ढूंढ कर लिखना है। तो आप तो देखा होगा कि हिमालय में पूरे समय नदी पानी नहीं आता। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठा चुनौती दे रही थी। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेतों सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। और अपने हिसाब से आप इनको क्या कर सकते हो, वर्णन भी कर सकते हो। वर्णन मतलब अलग अलग चीज़ें से, जैसे आपका ये हो गया था। फिर दूसरा क्या था कि ऊपर दिए गए पहाड़, तो उसमें क्या देखो, तो कई बार हमने ये देखा है कि जो चीज़ें होती हैं, ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन में वृक्ष देवदार का वर्णन है, किंतु पाठ में वृक्ष का वर्णन नहीं है, और बल्कि उजाड़ चट्टानों का है। बर्फ चुपचाप गिर रही है। इनकी रंगी शाखा रुई के मोटे मोटे गले में गालों से बर्फ चिपकी थी। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमकते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप रोज सेकने के लिए चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है। इसी प्रकार से हमें ये यहाँ पर ये ऐड हो जाता है। और एक यहाँ पे लिखा है कि एक वर्णन ऐसा भी, तो वर्णन ऐसा भी, तो पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की एक पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन दिया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या यह शिमला है, हमारा शहर है, या हम भूल से कहीं और चले गए। हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना परिचित्र देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखाओं की रुई मोटे गालों से सिर्फ चिपक गई थी। लगता था कि ऐसे 7 क्लॉज एक रात में ही इसके बाल सन से सफेद हो गए। कुछ देर बाद धूप निकली आती है। नीले चमचमाते आकाश में नीचे से बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप रोज सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है। ऊपर दिए गए पहाड़ का वर्णन और पाठ में वर्णन क्या अंतर है, तो अब इसमें क्या अंतर है, तो उसमें आप लिखेंगे कि ऊपर के दिए गए पहाड़ के वर्णन में वृक्ष देवदार का वर्णन है, किंतु पाठ में वृक्ष का वर्णन नहीं है, ठीक है। कई बार निर्जीव चीजों के लिए मनुष्य में जुड़ी क्रियाएं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए 2 उदाहरण, उदास फीके बर्फ से के चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार है। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसा उदाहरण ढूंढो, ठीक है। तो उसके बाद आएगा अगला चैप्टर कि हम क्या उगाते हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इसका अगला 3rd पार्ट जरूर देखें। तो और आपने ये भी देखा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया, और हमने क्लास 5 में सारी यूनिट जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, और उसके क्वेश्चन आंसर भी जान ली। मैंने 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक सारे सब्जेक्ट, चाहे आपका कोई सा भी हो, मैंने सारे क्लास वाइज सब पोस्ट कर दिए। तो आप अपने बढ़िया जाके देखिए और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए ना, जिससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।